कम्युनिस्ट लोग, मैं टू बी विद रेस्पेक्ट आई से, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट पार्टी के लोग हैं, तो वो बहुत हद तक मतलब वो भगत सिंह को कम्युनिस्ट ही बना देते, मतलब वो हम्म, फुल्ली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे। हाँ, और इवन एक दास्तान भी है कि विजय कुमार सिन्हा ने अपने किताब में लिखा था हम्म, कि भगत सिंह को स्टालिन द्वारा मतलब उनको निमंत्रित किया गया कि वो मॉस्को में आए तो स्टालिन से मुलाकात करें जी, सिर्फ। ये हो सकता है कि अगर हम इन रियल सेंस है, ये वो स्टालिन आई गेस ही सेड इन अ कैजुअल सेंस। अगर सी, वो ही इज वेरी सीरियस अबाउट भगत सिंह, देन ही वुड हैव ऑफिशियली कॉल्ड हिम एंड एंड ही वुड हैव गॉन फॉर मॉस्को, बट वो मॉस्को नहीं गए थे। अब बात बात ये है कि मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वो क्या है कि भगत सिंह को मतलब वो डैम्प डैम्प दे मेक हिम क्यों ले कट्टरवादी कम्युनिस्ट। यस। अब मैं क्या है कि सुभाष चंद्र बोस भी जैसे वो सोशलिस्ट थे, भगत सिंह भी सोशलिज्म आइडिया से इंस्पायर हुए थे। हाँ, वो लेनिन और कम्युनिज्म की किताब पढ़े थे, इसका मतलब नहीं कि वो फुल एक कम्युनिस्ट है। आपका क्या विचार है? आपने अपने सवाल का उत्तर खुद दे दिया। ईशान ईशान बात कर रहे हैं जितना मुझे समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा और आपने बहुत ही बढ़िया उत्तर दे दिया यार। एक आस्तिक आदमी एक नास्तिक व्यक्ति की बात कर रहा है, इससे बड़ी जीत हमारे लिए क्या हो सकती है। मैं तो ये कहता हूँ भगत सिंह भारत का इकलौता ऐसा व्यक्ति है कि आप उसको आर्य समाज मंदिर में भी देखोगे, मंदिर में भी देखोगे, गुरुद्वारे में भी देखोगे, दरगाह में भी देखोगे। तो भगत सिंह जैसा व्यक्तित्व तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में पैदा हुआ ही नहीं। और बात करते हैं उनके कम्युनिस्ट विचारधारा या सोशलिस्ट विचारधारा की, भगत सिंह ने अपनी किसी भी पुस्तक में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया दैट दैट आई एम अ कम्युनिस्ट। ये बात Yes, अकाट्य true. सत्य। हाँ जी। Yes, true. You're हाँ, speaking the truth. He never राइट। mentioned हाँ, ही नेवर मेंशन दैट ही वाज अ कम्युनिस्ट, बट हाँ ये बात अकाट्य सत्य है कि भगत सिंह ने अपने आप को सोशलिस्ट बतलाया है। और इसी प्रभाव से भगत सिंह ने अपनी पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अपनी पार्टी तो नहीं बोलेंगे, अब जो एक जो उस समय की समकालीन पार्टी हुआ करती थी उस समय का नाम उन्होंने सोशलिस्ट रखा। तो मेरा कहने का बड़ा सिंपल सा तात्पर्य है, वो तात्पर्य ये है कि भगत सिंह को पढ़ने वालों में आप भी हैं, हम भी हैं, देवलीना जी भी हैं, प्रोफेसर साहब भी हैं, सिद्धेश भी हैं। सो मैं तो सब लोगों से ये कहता हूं कि भगत सिंह का कोई ना कोई अंश पकड़ लो साहब। एक व्यक्ति ने अंश पकड़ा कि 11-12 साल की उम्र में वो व्यक्ति जलियांवाला भाग गया तो उसको ट्रैवल का शौक चढ़ गया। एक व्यक्ति ने अंश पकड़ा कि यार वो व्यक्ति लिखता कितना सुंदर था, बोलता कितना सुंदर था, एक व्यक्ति ने ये भाव पकड़ लिया। एक व्यक्ति ने ये भाव पकड़ा कि यार उसका जो लिखने का तरीका था वो कितना शानदार था, एक व्यक्ति ने ये भाव पकड़ लिया। एक व्यक्ति ने ये भाव पकड़ा कि साहब निडरता, निर्वैरता, निर्भीकता क्या होती है, ये भगत सिंह से सीखो। तो मैं तो कहता हूं वी विल जस्ट पुट आइडिया। जैसे सुभाष बोस ने जिस समय कांग्रेस की पदवी छोड़ी, अपने अपनी अपनी विचारधारा के क्या कह सकते हैं समकालीन प्रवेश में के साथ, मुझे यहां पर मैं और नहीं रह सकता, आई वर्क अकॉर्डिंग टू माई थ्योरीज। हम सुभाष बोस से ये चीज सीख सकते हैं। एट द सेम पॉइंट सुभाष बोस ने अपने समय पर वाइल ही वाज यंग, भाई व्यक्ति आईसीएस चौथी रैंक, आई ब्लडी बिलीव चौथी रैंक इन आईसीएस, और व्यक्ति छोड़ के आ जाए। सो मैं तो ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति से हमें थोड़ा थोड़ा अंश लेना चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझे 11वीं कक्षा में बताया था, बेटा क्रिकेट बहुत बढ़िया गेम है, इसको खेला करो। एट द सेम पॉइंट ही टुडे सेज कि यार शुभांकर पता है प्रोफेसरशिप में जब तक आप एसोसिएट प्रोफेसर तक नहीं आओ तो मजा नहीं आता। तो मेरा कहने का पॉइंट है विचारधाराएं चेंज होती है। भगत सिंह 23 के थे, उनकी विचारधारा नास्तिकता थी, हो सकता है 30 साल के होते तो विचारधारा में बदलाव आ सकता था। लेकिन 23 साल 5 महीने वो जो 20-24 दिन उन्होंने काटे, मतलब मैं तो ये कहता हूं कि यार अप्रतिम, अप्रतिम पुस्तकों का भंडार उस व्यक्ति के मस्तिष्क में था। क्रांतिकारी शिव वर्मा उनको लाइब्रेरी बुलाया करते थे, और क्रांतिकारी शिव वर्मा अपनी पुस्तिका संस्मृतियों में लिखते हैं, ईशान मेरे प्रिय बंधु के जिस कोट को वो पा लेते थे उस कोट में 2 पुस्तिकाएं हमेशा रहती थी। सो भगत सिंह वॉज अ वेरी एविड रीडर। उस व्यक्ति ने सिर्फ कम्युनिज्म आइडियाज नहीं पढ़े, उस व्यक्ति ने सब पढ़ा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगत जी सिंह जी, लेनिन की आप सही क्रांति से या रशियन क्रांति से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, और अपने अंतिम समय पर भी यानी 23 मार्च अब को वो भी। एक डैन ब्रीन का जीवनी हिंदी राइट, में राइट, 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 अनुवाद किया। राइट। तो डैन भगत ब्रीन। सिंह ने ऐसे बहुत सारे अनुवाद किए जो शायद हमें आज पता भी नहीं लग पाए। क्यों नहीं पता लग पाए? क्योंकि 1929, 30, 31 की बातें आज 2026 हो गई है। बहुत सारी चीजें प्रकाशन से हट गई हैं, बहुत सारी चीजें मिट गई हैं, बहुत सारी चीजें आज हमारे वजूद में नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी वर्तमान में मैंने कुत्सिया बाग का उदाहरण दिया, तो अगर आप कुत्सिया बाग आज जाते हैं तो आपको कुत्सिया बाग में भगत सिंह से संबंधित कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन ये बात भी अकाट्य सत्य है कि भगत सिंह की आखिरी मीटिंग खुली हवा में जिस जगह पर हुई थी वो कुत्सिया कुछ बाग क्या ही बात थी। नहीं हुआ था। मतलब मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, अभी हमारे पास वो थे सिद्धेश राजगुरु थे। भगत सिंह और सिद्धेश की देवलीना जी पहली मीटिंग 1928 में ही हुई। तो ऐसा नहीं है कि भगत सिंह बहुत पहले से राजगुरु को जानते थे। दे मेट इन 1928, फरवरी या मार्च का महीना रहा होगा। अब ये इतना लेट क्यों मिला, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। रीजन मीन
सुखदेव थापर और भगत सिंह वर कोर्समेट्स, बट शिवराम हरि राजगुरु बिलोंग टू खेड़, जिसको आज राजगुरु नगर कहते हैं। उस व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा बनारस हुई। आप लोगों में से जब भी कोई बनारस जाता है, मेरा ये सादर निवेदन है, मेरा नंबर ले लीजिएगा साहब, मैं बनारस का ही रहने वाला हूं, और मुझसे पता ले लीजिएगा जिस जगह पर शिवराम हरि राजगुरु पढ़े वो जगह आज भी है। आप उस विद्यालय को उस विद्यालय पर माथा टेक करा सकते हैं। खैर, तो बनारस भगत की सिंह, जेएनयू में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी पढ़े थे हिस्ट्री हाँ डिपार्टमेंट में। बिल्कुल, वो पढ़े थे बंगाली टोला इंटर कॉलेज से भी उनका जो है सानिध्य रहा। आप वहां पर भी जाइए, काकोरी की प्लानिंग हाँ, हुई। खैर, आपका वो एच एस आर जो है, वो राइट, पहले जो एच आर ए था, तो वो एच आर ए का मतलब स्थापना वो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा ही किया गया था। लेकिन बिल्कुल उससे बिल्कुल, सबसे पहले वो अनुशीलन पार्टी और एक और पार्टी था रेड बंगाल्स पार्टी का। ट्रू दैट, ट्रू ये दैट। मतलब ये ज्यादातर बंगाल के क्रांतिकारी और टू बी विद रिस्पेक्ट, इस पार्टी का मतलब ज्यादातर हाथ वो योगेश चंद्र चैटर्जी मतलब चलाते थे। इसलिए एट द एंड आपका देखिए, बिल्कुल योगेश सही चंद्र बात है। चैटर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी, जो जिसके लिए वो भगत सिंह और राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने उनको फ्री करने के लिए मतलब वो किस्से तो आप शायद जानते होंगे, आई कांट रिकॉल नाउ, लेकिन उनको कोई फ्री बात करने के लिए एक प्रयास भी किया था ट्रेन जी। से कानपुर के। तो चैट इन्होंने बात बिल्कुल ठीक कही कि असल में जो क्रांतिकारी पार्टी बनाई गई वो बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा ही बनाई गई। रास बिहारी बोस के समर्थन से रास बिहारी बोस ने जब कहा कि हमें उत्तर प्रांत में भी क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना करनी है, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने उत्तर प्रांत में पार्टी बनाई। तो भगत सिंह खुद पार्टी में बहुत देर में जुड़े। जब भगत सिंह अपनी शादी के सिलसिले में अपने घर छोड़ के कानपुर आए, तो वहां पर वो क्रांतिकारी दल से जुड़े। तो मेरे कहने का पॉइंट ये, जब 1928 में भगत सिंह और राजगुरु की पहली भेंट हुई, तो भगत सिंह का पहला इंप्रेशन राजगुरु को लेकर बिल्कुल अलग था। आई रिपीट, राजगुरु को सोने की इतनी बढ़िया आदत थी कि हम क्या बताएं। ही यूज टू स्लीप अ लॉट। उनकी सबसे बड़ी बेफिक्री उनका सोना ही था। और बहुत सारे क्रांतिकारी अपने पुस्तकों में लिख कर गए हैं, इसका सोना इसको किसी दिन मरवाएगा जरूर। इनफैक्ट अगर हम भगवान दास मोहर की पुस्तिका यश की धरोहर, या फिर अगर हम शिव वर्मा की पुस्तिका संस्मृतियां पढ़ते हैं, तो उसमें हमको इस प्रकार की धारणाएं, या फिर इस धारणाएं बोल रहा हूं, इस प्रकार की कहानी आपको देखने को मिल जाती है। एक बार जब भगत सिंह, शिव वर्मा और राजगुरु गोरखपुर गए, तो गोरखपुर में क्रांतिकारी स्थापना के लिए उन्होंने एक किराए की दुकान ली। उस किराए की दुकान पे तीनों जो है जमीन पर ही सो रहे थे। तो कहीं से शिव वर्मा को कुछ फनफनाने की आवाज आई, तो जब उठे तो देखा कि राजगुरु के ठीक सर के ऊपर जो है एक नाग फनफना रहा है। तो भगत सिंह को जगाया गया, और भगत सिंह तीव्र बुद्धि के भगत सिंह ने राजगुरु का पांव पकड़ के उनको ऐसे पीछे खींच लिया। अब राजगुरु बौखला गया। राजगुरु ने बोला, क्या हो गया, ये क्या बदतमीजी है, तुमने मेरे को नीचे उठा दिया साहब। तो भगत सिंह ने बताया, तुम्हारे पीछे ना नाग फनफना रहा था। वो खैर चला भी गया नाग। तो राजगुरु ने बड़ा शानदार आंसर दिया कि सोने देते चला जाता यार। तो राजगुरु को नींद से इतना ज्यादा प्रेम था। किस्सा खाली यहां खत्म नहीं हुआ। किस्सा यहां तक जाता है कि जब बनारस की इन लोगों को ट्रेन पकड़नी थी, तो किसी ना किसी कारण से शिवराम हरि राजगुरु को बोला गया कि तुम जो है वेट करो गोरखपुर स्टेशन के पास, हम लोग आते हैं। हलदार साहब से इन लोगों को मिलना था, भगत सिंह और क्या कह सकते हैं, शिव वर्मा को। तो शिवराम हरि राजगुरु फिर नींद में विलीन हो गए। अगले दिन जब भगत सिंह और शिव वर्मा को पता लगा कि यार ये तो मिले ही नहीं, तो ये लोग अगले दिन बनारस पहुंचे। बनारस में भी नहीं मिले। गुस्से में शिवराम हरि राजगुरु अगले दिन ये भी बनारस पहुंचे। इनसे पूछा गया कि तुम लोग मेरे को छोड़ के चले गए, धिक्कार है तुम लोगों पे, तुम लोग मेरे को मिले नहीं, तुम लोगों ने मेरे से बोला था कि मैं रेलवे स्टेशन आऊंगा लेकिन तुम आए नहीं। तो भगत सिंह ने बोला कि महाजन हम आए थे, आप हमें मिले ही नहीं रेलवे स्टेशन पे। तो शिवराम हरि राजगुरु ने बोला, अरे पुल के नीचे जो भिखारी सो रहे थे, मैं कंबल ओढ़ के सो रहा था। तो सोने की आदत शिवराम हरि राजगुरु की बहुत बेहतरीन थी। लेकिन अगर हम प्रतिद्वंदता की बात करते हैं, और अगर हम जिसको कह सकते हैं ना कि वफादारी की बात करते हैं, तो दल में अगर किसी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा किसी को विश्वास था, तो वो शिवराम हरि राजगुरु था कि ये व्यक्ति दल से गद्दारी नहीं कर सकता। मरने का जो चाव था, मरने का जो जिसको कह सकते हैं जो 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 शहादत का अंक था, वो राजगुरु के पास सबसे ज्यादा था। और राजगुरु को इतनी ज्यादा जिसको कह सकते हैं कफन थी भगत सिंह से, कि अगर भगत सिंह एक्शन में जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, अगर भगत सिंह जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भी इस बात के ऊपर इतनी पहली पड़ताल रखी गई, और शिव वर्मा अपनी पुस्तक में भी लिखते हैं कि जब शिव वर्मा ने जब राजगुरु ने देखा कि भगत सिंह गोली चलाने जा रहा है, तो शिव वर्मा ने अपनी पहली गोली निकाल के पहली गोली मारी कि सबसे पहली गोली मैं मारूंगा साहब। और बहुत सारे क्रांतिकारी अपनी पुस्तकों में एक नाटकीय रूप में इस बात का लिखते हैं, जब फांसी का फंदा चढ़ रहा था तो हो सकता है कि राजगुरु ने अपना फंदा निकाल के देखा हो, पहले भगत सिंह को फांसी तो नहीं होगी साहब।
So this was the level of competition that Bhagat Singh and I mean Shivram Hari Rajguru used to follow with Bhagat Singh. क्योंकि ये बात भी अकाट्य सत्य है कि राजगुरु पढ़े लिखे थे, लेकिन जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजिकल संबंध भगत सिंह के पास था वो और दल में किसी क्रांतिकारी के पास नहीं था। दल का सेनापति क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, अपितु फिर भी आजाद भैया जैसा व्यक्तित्व, आजाद भैया जैसा चरित्र कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। अगले व्यक्ति पर आते हैं साहब, भगत सिंह पढ़ा लिखा आदमी, सुखदेव थापर पढ़ा लिखा आदमी, शिवराम हरि राजगुरु बेहतरीन स्विमर, बेहतरीन शूटर। क्रांतिकारी दल सिर्फ यही खत्म नहीं होता है। मतलब एक नाम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो नाम महावीर सिंह राठौड़ है। हो सकता है आप लोगों ने सुना हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो। जिस प्रकार भगत सिंह विवाह नहीं करना चाहते थे, ठीक उसी प्रकार महावीर सिंह राठौड़ भी विवाह नहीं करना चाहते थे। अगर आप लोग जीवन में कभी कानपुर जाते हैं तो कानपुर में डीएवी कॉलेज है। डीएवी का अर्थ है दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज। तो ये इस कॉलेज में कभी भी आप जाते हैं डीएवी कॉलेज में, तो यहाँ पर आज भी महावीर सिंह राठौड़ की जो बातें हैं वो होती हैं, बहुत बहुत गौरवपूर्ण तरीके से होती हैं। तो शाहपुर टहला नाम का एक गांव है जहां पर महावीर सिंह राठौड़ का जन्म हुआ। तो महावीर सिंह राठौड़ से शिव वर्मा बहुत बढ़िया परिचित थे और शिव वर्मा ने ही महावीर सिंह राठौड़ के ऊपर लेख लिखे हैं। तो एक लेख में शिव वर्मा इस बात का वर्णन करते हैं कि महावीर सिंह राठौड़ को उनके पिता की तरफ से पत्र आया कि साहब तुम्हारा रिश्ता तय हो गया, अगले दिन तुम्हें घर आना है, आओ और विवाह करो। महावीर सिंह राठौड़ इतना परेशान कि साहब अगर मैं विवाह कर लेता हूं तो मैं बंधन में बन जाऊंगा, क्रांतिकारी एक्शंस के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे, और दल मेरे बारे में क्या सोचेगा कि अभी तक तुम जोश में थे और अब जो है तुम विवाह करने जा रहे हो। तो शिव वर्मा ने बोला यार तुम अपने पिता को पत्र लिख दो, एक सुंदर चिट्ठी लिख दो कि साहब मुझे विवाह नहीं करना। और ईश्वर की कृपा देखिए, जिस व्यक्ति को क्रांति में जाना होता है वो जाता है। महावीर सिंह राठौड़ ने अपने पिता को पत्र लिखा और पत्र में साफ साफ लिख दिया कि साहब मैं शादी के बंधन में नहीं बन सकता हूं क्योंकि मैं क्रांति के प्रयोग में अपना बेशुमार हाथ देना चाहता हूं। और ईश्वर की कृपा से उनके पिता कुंवर देवीलाल का भी पत्र आ गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा था दैट आवर जनरेशंस हैव डाइड ऑन दिस नोशन के साहब। मुझे तो इस बात का गर्व है कि तुम क्रांतिकारी दल से जुड़ा रहना चाहते हो। उनके पिता ने सिर्फ दो बातें रखी कि साहब अपने दल को कभी धोखा मत देना और हमेशा हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए बेहतर कार्य करना। और इतिहास इस बात का गवाह है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में द कार वॉज बेसिकली ड्राइवन बाय महावीर सिंह राठौड़ एंड महावीर सिंह राठौड़ काला पानी में वीरगति को प्राप्त हुए। उनके शरीर पर काला पत्थर बांध के उनको पानी में फेंक दिया गया। उनको फोर्स फीडिंग करवाई गई। फोर्स फीडिंग का अर्थ क्या होता है कि जब क्रांतिकारी खाना नहीं खाते हैं भूख हड़ताल में तो उनकी नाक से पाइप डाल के उनके पेट में डाली जाती है। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन महावीर सिंह राठौड़ के नाक में पाइप डाली गई तो जो पाइप है वो पेट में न जाके उनके लंग्स में चली गई और सारा का सारा दूध जो है वो उनके लंग्स में भर गया। मछली की तरह तड़पता रहा महावीर सिंह राठौड़, वो महान क्रांतिकारी। लेकिन गवाह हमारी पुस्तकों का कि महावीर सिंह राठौड़ का किसी पुस्तिका में नाम दर्ज है। सो क्रांतिकारी दल में सिर्फ भगत सिंह नहीं थे जो शादी नहीं करना चाहते थे। क्रांतिकारी दल में भगत सिंह के अलावा महावीर सिंह राठौड़ भी थे। और ये बात भी नैतिक रूप से हम सबको बता दें, ना ही शिवराम हरि राजगुरु का विवाह हुआ था और ना ही सुखदेव थापर। उनके जो ग्रैंड नेफ्यू है मतलब अमर सिंह राठौड़, उनसे मैं कांटेक्ट में हूं। अरे वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अभी मैं भी असीम राठौड़ जी से बातचीत ही कर रहा था, तो बड़ी खुशी हुई। थोड़ा सा हम यहाँ पर पॉज लेंगे क्योंकि लाइक हम अगर बात करते चले गए ऐसे किस्सों के बाद तो हम करते ही चले जाएंगे। बिल्कुल। तो हम 3 क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा लाइक जो ऑडियंस ने क्वेश्चंस पूछे वो भी देखेंगे। तो मैं सिद्धेश जी के पास जाऊंगी क्योंकि किसी ने पूछा था यहाँ पर कि क्या राजगुरु का कोई कांटेक्ट रहा है अनुशीलन समिति के साथ एंड डॉक्टर केवी हेडगेवार के साथ। थोड़ा सा उस बारे में आप बता सकते हैं क्या? महाराष्ट्र में जब वो थे, राजगुरु नगर में जब वो थे, यहाँ से वो बनारस में गए, बहुत सारे दोस्त बने वहां पे। पुराना जो थी जब वो संस्कृत पढ़ रहे थे, जैसे अभी शुभंकर जी ने कहा कि शूटर थे, बहुत सारे दोस्तों से उनकी मुलाकात हुई। जैसे जिन जिन लोगों के रेफरेंसेस आपने लिए, बहुत सारे, मतलब मेरे पापा ने इसके ऊपर बहुत डीप रिसर्च भी किया है। बहुत सारे ऐसे नाम है जो हमारे सामने आज तक आए भी नहीं, जो इन लोगों को मोटिवेट करने में, इन लोगों को उत्साह देने में इनके साथ जुड़ गए। इनके साथ अलग अलग किस्से कहानियां थी जो आज तक कभी सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे पर्दे पीछे भी कलाकार थे रहते, कुछ कुछ लोग अच्छे तरीके से मोटिवेट कर जाते हैं कि अपने वाला इंसान उस मोटिवेशन में पूरी दुनिया ये सब रिलेशंस और ये सब सबके बीच में।
आपकी वॉइस थोड़ी सी कट गई, क्या आप रिपीट कर सकते हैं या ये सिर्फ मेरे लिए था? Yeah, just a second. Am I audible? Yes, now you are. Thank you. Sorry, I was trying to figure out if it was my internet connection or not. नो, मुझे भी वो दिक्कत हो रही है, मुझे बीच में वीडियोस ऑफ, वीडियोस ऑन हो रहे हैं, आवाज ठीक से नहीं आ रही, तो पूरा नेटवर्क का ही आज इशू लग रहा है। तो जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि राजगुरु जी जो बनारस में गए थे, हमारे पीछे एक बैकग्राउंड हमेशा होता है, पर्दे के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी सामने नहीं आते, लेकिन उनके विचारों से हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, जो हौसला देते हैं हमें हर वक्त हर चीज का। तो बस ऐसे ही कुछ दोस्त, ऐसे ही कुछ साथी थे, ऐसे ही कुछ विचार रघुवीर जी के साथ थे जो उन्हें मिले, महाराष्ट्र में हो, पुणे में हो, या फिर जैसे वो बनारस में भी थे, बनारस में भी उनके साथ जो जो चीजें हुई, अमरावती में भी वो जब कुश्ती में थे, वो जब पहलवान अखाड़े में जाते थे, कुश्ती लड़ते थे, वहां पे भी उनकी कुछ अमरावती में उनकी कुछ फोटोज है। जिस तालीम में, जिस जिम में, इंग्लिश में जिम कहते हैं, मराठी में तालीम कहते हैं, जिस तालीम में जाके वो कुश्ती की प्रैक्टिस करते थे, वहां पे भी उनके बहुत सारे दोस्त बने जिनके विचारों से वो प्रभावित हुए थे। तो ऐसे ऐसे हौसला देने वाले दोस्त उनके साथ हमेशा थे, जो आज तक कभी हमारे सामने ज्यादा आए नहीं। मैं कहता हूँ हमेशा पर्दे के पीछे के कलाकार थे, उनको भी उतना ही ज्यादा क्रेडिट इस आजादी का मैं देना चाहता हूँ। थैंक यू। हम किसी एक को फिर से भूल गए। सुखदेव थापड़ को हमने काफी टाइम से बात नहीं की, हम सबके बारे में बात किए। तो शुभांकर जी, कुछ ऐसा जो अभी तक हमने बात नहीं की और आप बताना चाहेंगे उनके बारे में? असल में सुखदेव थापर का जो क्रांतिकारी दल में जो सबसे बड़ा रोल था वो ये था कि चीजों को ठीक करना। अगर कोई व्यक्ति कोई काम गलत कर रहा है तो सुखदेव थापर वाज द वन हु यूज्ड टू कॉल द पर्सन के दादा तुम यहाँ पर गलत हो। दल में दो बहुत बड़े नाम थे जिनकी बात कोई टाल नहीं सकता था। वन वॉज पंडित चंद्रशेखर आजाद एंड सेकेंड वन वॉज सुखदेव थापर। अब आप बोलेंगे बड़े नामों से आपका क्या अर्थ है? क्या बड़ा नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है? क्या बड़ा नाम अशफाकुल्ला खान नहीं है? तो मैं यहाँ पर सभी जनता को, जो भी हमारे जनसाधारण लोग हैं, उनको ये बतलाना चाहता हूँ कि जब इन सब लोगों की फांसियां हुई, क्योंकि काकोरी में हमारे 4 महादेशभक्त जो है वीरगति को प्राप्त हुए, जिसमें बिस्मिल भी थे, अशफाक भी थे, ठाकुर रोशन सिंह भी थे और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी थे। और दुर्भाग्य देखिए हमारा इतिहास का कि इन चारों के नाम भी हमें कभी भी पुस्तकों में देखने को नहीं मिलते हैं। सेम गोज विद सुखदेव थापर। तो जब हम इतिहास की पुस्तकें पलटते हैं, देवलीना जी और हमारे अदर प्रिय गेस्ट, तो हम देखते हैं कि एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, उस लाइन में लिखा होता है दैट ऑन मार्च 23rd 1931 भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु सेक्रीफाइस, थैंक यू सो मच, विशेज एंड रिगार्ड, स्टार्टअप, बाय बाय। लेकिन यहाँ पर कहने का पॉइंट यह है कि अगर पूरे दल में एक तिरछी लाइन हुआ करती थी तो तिरछी लाइन कितनी सही है और कितनी गलत है, इस बात को भापना सिर्फ एक व्यक्ति को आता था, दैट वाज सुखदेव थापर। क्योंकि भगत सिंह की बात को अगर कोई पॉलिटिकली काट सकता था, दैट वाज सुखदेव थापर। भगत सिंह की बात को कोई बहस में कन्वर्ट करके उसको गलत साबित कर सकता था, दैट वाज सुखदेव थापर। अब सबसे जिसको कह सकते हैं कि मनोरंजक बात कह लीजिए या दुखद बात कह लीजिए, ये क्लैब का ही किस्सा है। यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग की प्लानिंग चल रही थी, तो इस पूरी प्लानिंग में चंद्रशेखर आजाद शामिल नहीं थे। आजाद भैया का सिंपल नेतृत्व था कि जो भी आपको ठीक लगे, जो आपको कुशल लगे, आप कीजिएगा। लेकिन हाँ, आजाद भैया का इतना नेतृत्व जरूर था कि वो भगत सिंह को होना नहीं चाहते थे। सबसे पहले इस बारे में डिस्कशन किया गया कि जाएगा कौन। सिद्धेश हमारे साथ हैं, तो सिद्धेश के घर में से एक व्यक्ति शिवराम हरि राजगुरु वॉज एवर रेडी कि साहब मुझे आप भेजो तो सही, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन करूंगा। और इस बारे में चंद्रशेखर आजाद से पहली बार शिवराम हरि राजगुरु की बहस भी हुई कि साहब मुझे जाने दो। और चंद्रशेखर आजाद ने खुद बोला कि यार देखो ऐसा है, तुम भगत सिंह और सुखदेव थापर से पूछ लो, अगर उन दोनों को ठीक लगता है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत का विषय नहीं है। दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू लेजेंड्स कि इन दो व्यक्ति की परमिशन के बिना तिनका नहीं हिल सकता साहब। जो केस भी बना, द केस वाज सुखदेव वर्सेस द क्राउन, सो ही वाज बेसिकली द माइंड ऑफ द रिवॉल्यूशन। और भगत सिंह और राजगुरु की फांसी से पहले एक फांसी पहले से तय थी कि हाँ सुखदेव थापर को फांसी होनी ही होनी है। रीजन बीइंग because the proper planning, the proper execution was done and named on the behalf of सुखदेव थापर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सुखदेव थापर और दोनों भगत सिंह क्रांतिकारी परिवार से थे, दोनों के परिजन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थे। एक सशस्त्र क्रांति के थे और दूसरे जो है एक ऐसी क्रांति के थे जिसको हम नॉन वायलेंट, जिसको कह सकते हैं कि आजादी का आंदोलन था। अब सुखदेव थापर की एक बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि
जब हम सुखदेव थापर की बात करते हैं तो इन बात को कोई काट क्यों नहीं सकता था? रीजन बीइंग यार, एक तो भगत सिंह के साथी और सबसे घनिष्ठ साथी। भगत सिंह को अगर सबसे पहले किसी व्यक्ति ने समझा था तो वो भी सुखदेव थापर थे, और भगत सिंह के साथ अंत में भी जो व्यक्ति था वो भी सुखदेव थापर थे। तो सुखदेव थापर को बहुत लोगों ने कठोर दिल कहा है, ये बात शिव वर्मा अपनी पुस्तिका में लिखते हैं, और इस व्यक्ति को समझने का प्रयास नहीं किया गया। जो व्यक्ति अपने हाथ में एसिड डाल सकता है सिर्फ अपने एक अंश को मिटाने के लिए कि कहीं पर साहब मुझे पता ना लग जाए, क्रांतिकारी दल का खुलासा ना हो जाए, उस व्यक्ति में कितनी सहनशीलता होगी। दुर्गा भाभी जब कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि आग के नीचे भाई साहब अपने हाथों को ऐसे जला रहे हैं कि साहब वो निशान मिट जाए, कि रूपरेखा खत्म हो जाए। उस व्यक्ति में कितनी सहनशीलता होगी, और व्यक्ति ऐसे जला रहा है और उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल ऐसे है। सुखदेव थापर के जो भाई हैं उन्होंने एक बड़ी शानदार पुस्तिका लिखी, मंत्रादास थापर उनका नाम है, बड़ी शानदार पुस्तिका। उस पुस्तिका का नाम है शहीद सुखदेव, नौगरा से फांसी तक। नौगरा उनका वो स्थान है जहां पर उनका जन्म हुआ। तो इस पुस्तिका में सुखदेव थापर के बारे में बताया जाता है, जब पहले मेला लगा करता था देवलीना जी, तो मेले के समय पर सुखदेव थापर अलग अलग दुकानों पे जाया करते और देखते कि सबसे बढ़िया पोस्टर कहां पर मिल रहे हैं। तो पोस्टरों में भी कोई पोस्टर नहीं लिया करते, सिर्फ एक पोस्टर लेते, और वो पोस्टर था झांसी की रानी का। इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत मानते वो झांसी की रानी को, या किसी भी व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने सशस्त्र क्रांति के लिए कार्य किया। एक बात मैं आपको यहां पर बतला देना चाहूं कि सुखदेव थापर नॉन वायलेंट बातों से बहुत चिढ़ा करते थे। ही वॉज ऑफ अ ट्रू कंसेप्ट ऑफ वीर भोग्य वसुंधरा, ही वॉज ऑफ अ ट्रू एडमेंट कंसेप्ट। उस व्यक्ति को ये चीज नहीं थी कि साहब अगर मच्छर काटे तो हम उसको जो है प्रेम से सहलाएं। He was a true adamant man. He wanted a revolutionary angle to be स्थापित, और ये भी सत्य बात है। ईशान मेरे ख्याल से बंगाल से संबंधित है और इसीलिए ईशान के पास बड़े शानदार पॉइंट्स हैं। तो एचएसआरए का पहले नाम एचआरए था, और एचआरए से भी पहले इस क्रांतिकारी दल का नाम यंग मैन एसोसिएशन था। तो सुखदेव थापर वॉज द वन जो चाहते थे कि यहां पर हम एक आइडियोलॉजिकल एंगल जोड़े, और भगत सिंह ने तब तक सोशलिस्ट एंगल जोड़ दिया था। तो कहने का पॉइंट ये है कि भगत सिंह और सुखदेव के बीच हमेशा बहस रही, और ये बहस बहुत शानदार बहस हुआ करती थी। मतलब मैं चाहूंगा जीवन में आप दो किताबें जरूर पढ़ें जितनी भी हमारी जनता है, एक वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, और दूसरी भगत सिंह की जेल डायरी। भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ के आपको ये पता लगेगा इस व्यक्ति ने सिर्फ भारतीय नहीं, इस व्यक्ति ने रशियन, अमेरिकन, आयरिश, पता नहीं कहां कहां के लेखों का अध्ययन किया। और वाई आई एम एन एथिस्ट को पढ़ के आपको ऐसा लगेगा यार ये व्यक्ति एथिस्ट एक्चुअली नहीं था, इस व्यक्ति को सिर्फ धर्म की कट्टरता से दिक्कत थी। जिस तरीके से भगत सिंह ने नास्तिकता का प्रमाण दिया है, दैट वाज एब्सोल्युटली लेजेंडरी। इनफैक्ट जिस दिन भगत सिंह की इस बारे में सुखदेव से बहस छिड़ी एक पुस्तिका के ऊपर कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा ठीक है इस नोवेल में, भगत सिंह वाज नॉट एक्चुअली एबल टू कट द पॉइंट्स ऑफ सुखदेव देयर। जिस तरीके से सुखदेव के पॉइंट्स थे, दैट वाज एब्सोल्यूट माध्यम। तो लोग हमसे ये भी सवाल करते हैं कि अगर सुखदेव के पास इतने शानदार पॉइंट्स थे तो सुखदेव क्यों नहीं गए क्लैब में? वो भी जा सकते थे अदालत में अपना बयान देने। लेकिन यहां पर उन लोगों को यह समझना बहुत आवश्यक है, जिस प्रभाव से भगत सिंह बोल सकते थे अंग्रेजी में, वो प्रभाव उनके अलावा कोई नहीं निर्धारित कर सकता था। एंड ये बात का फैसला किसने किया था? इस बात का फैसला किया था सुखदेव थापर ने। और सुखदेव थापर पूरे क्रांतिकारी दल से लड़ गए थे कि साहब अगर जाएगा तो भगत सिंह ही जाएगा। इस बारे में देवलीना जी 2 मीटिंग्स हुई थी। पहली मीटिंग में भगत सिंह को पीछे कर दिया गया था कि साहब तुम नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। कोई भी क्रांतिकारी दल भगत सिंह जैसे व्यक्ति को नहीं खोना चाहेगा। जब सुखदेव थापर को यह बात पता लगी तो वो पंजाब से आए और भगत सिंह को खरी खोटी सुनाई कि तुम डर गए हो, तुम्हें शादी की पड़ी है, तुम विवाह कर लो साहब, मत रहो क्रांतिकारी दल में। भगत सिंह ने सुखदेव थापर को समझाया कि मेरे प्रिय भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी यह गलतफहमी है। और इसी के आधार पे भगत सिंह ने सुखदेव थापर को एक लेटर भी लिखा अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। और जब दूसरी मीटिंग हुई तो सुखदेव थापर मौन बैठे हुए थे कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और तब ये फैसला किया, भगत सिंह ने खुद ये फैसला किया कि अब तो मैं ही जाऊंगा, मेरे को सुखदेव थापर ने बोल दिया, मैं इससे ज्यादा नहीं सुन सकता। कहने का पॉइंट ये है कि जिस दिन या दूसरी मीटिंग में जिस दिन सुखदेव थापर मौन बैठे हुए थे, उस दिन जब वो व्यक्ति दुर्गा भाभी से मिले हैं तो दुर्गा भाभी का ये कथन है कि उसकी आंखें लाल थी, उसने न जाने कितनी बूंद टपकाई होंगी, कितना रोया होगा वो आदमी। क्यों? क्योंकि सुखदेव थापर के लिए सबसे प्यारा अगर कोई व्यक्ति था तो उसका बचपन का दोस्त भगत सिंह था। और उस व्यक्ति का दाव खेल दिया आपने कि अगर कोई जाएगा तो भगत सिंह ही जाएगा, क्योंकि सुखदेव थापर को भी पता था वंस गॉन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग यू कैनॉट रिटर्न।
और यहां पर मैं दाद दूंगा बटुकेश्वर दत्त की, जो भगत सिंह के साथ गए। ये बात मैं हर व्यक्ति को कहना चाहता हूं कि बटुकेश्वर दत्त जैसा क्रांतिकारी और सहयोगी भारत में हर व्यक्ति को अगर मिल जाए तो हमारा देश सबसे पहले तो करप्शन से बाहर निकलेगा, और दूसरी चीज जो पॉलिटिकल सिंड्रोम हम खेल रहे हैं उस चीज से बाहर निकलेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं। बटुकेश्वर दत्त की जब मृत्यु हुई तो उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा में कहा कि जहां पर मेरे 3 साथी हुसैनीवाला में जहां उनकी समाधि है, जहां उनकी समाधि बनी है, वहीं पर भी मेरी समाधि बनाइएगा साहब। और सोच के देखिए ये भारत की कितनी बड़ी हार है कि 1947 के बाद बटुकेश्वर दत्त को काम मिल ही नहीं पाया। किस व्यथा से वो व्यक्ति गुजरा होगा, और कर्क रोग से, आई रिपीट, कैंसर से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, लेकिन हिज लास्ट विश वाज कि मेरी समाधि वहीं बनाई जाए जहां पर मेरे 3 मित्रों की है। और यह भी एक ऐतिहासिक फैक्ट है कि भगत सिंह की माता जी, जिनका नाम विद्यावती कौर था, विद्यावती कौर जी का भी जो आखिरी सानिध्य था वो यही था कि मेरी भी समाधि वहां बनी जाएगी जहां मेरे 4 बच्चों की समाधियां हैं। तो हुसैनी वाला जब भी आप जाएं तो हुसैनी वाला में 5 समाधियां हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और माता विद्यावती कौर। So this was the legit importance of Sukhdev Thapar in the revolutionary group. Thank you so much for explaining it so beautifully. I'm a little emotional, to be very honest, because I just don't see the friendship. I see the relationship quality उस वक्त जो लोगों में था, और now when I see the like where we have reached, there is so much of distance between humans. Like वो यहाँ वहाँ मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए मरे जा रहा है. Like a friend is also becoming a mentor. Like I can see a different side of Sukhdev right now. कि मतलब he was just not a silent strategist. He became a mentor when he needed to be. He motivated the team when it was needed. It was very beautiful, I can say.